Assalamu alaikum ji. Today we are going to touch upon another important topic related to educational psychology, that is creating learning environments. देखें, क्या आप किसी हंगामे की जगह पे बैठ के जहां क्रिकेट मैच टीवी पे चल रहा हो और उसकी आवाज काफी बुलंद हो और बाकी तुलबा जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो बैठ के वो क्रिकेट मैच देख रहे हों और वहां पानी भी लोग पी रहे हों, गप्पे भी लगा रहे हों, चाय के दौर भी चल रहे हों और सिगरेट नोशी भी हो रही हो, क्या आप ऐसी एनवायरनमेंट में बैठकर लर्न कर पाएंगे? नहीं ना। ये बात समझने वाली है कि लर्निंग के लिए भी आपको मखसूस एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें डिस्टर्बेंसेस ना हो, शोर शराबा ना हो, जिसका एनवायरमेंटल डिजाइन जो है वो कंड्यूसिव हो पढ़ाई के लिए। अगर टीवी लगा हुआ है कमरे में, अगर आप हॉस्टल की मेस में बैठे हैं और लोग आ जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, गपबाजी कर रहे हैं, खुर्दोनोश का दौर चल रहा है, चाय पी जा रही, सैंडविच खाए जा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है, अगर ये एनवायरनमेंट है तो जाहिर है कि वहां पर लर्निंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, इफ नॉट इम्पॉसिबल। ये मैं मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूं कि क्लासरूम की मैनेजमेंट और लर्निंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। क्लासरूम में जो मैनेजमेंट है, जो टीचर कर रहा है, उसका स्टूडेंट्स की लर्निंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो लर्निंग में रखना अंदाजी होगी, लर्निंग में बैरियर्स आएंगे, हैजर्ड्स होंगे। अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो मुनासिब है, कंड्यूसिव है, पढ़ाई के लिए मुआविन है, तो फिर लर्निंग फैसिलिटेट होगी। इसलिए इस बात को भी जहन में रखना चाहिए बहैसियत उस्ताद आपको कि क्लासरूम की मैनेजमेंट जो है, उसकी डिसिप्लिन जो है वो निहायत जरूरी एलिमेंट है बच्चों की तालीम से मुतल्लिक। टुडे देयरफॉर we are going to talk about some management techniques that you may learn as a teacher that may prove to be facilitators for the learning process of your students in the class. Classroom management refers to maintaining a positive and productive learning environment. A positive and productive learning environment means कि लोगों की तवज्जो, लोगों की लर्निंग की तरफ मबजूल रहनी चाहिए। अगर उनकी तवज्जो हैपहैज़र्ड है, अगर उनकी तवज्जो इधर उधर जा रही है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर का एक अहम किरदार ये भी है कि वो ऐसी एनवायरनमेंट क्लास में पैदा करे जो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए मुनासिब हो। अगर तुलबा क्लास में शरारतें कर रहे हैं, अगर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अगर शोर मचा रहे हैं, अगर टीचर की लेक्चर की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, अगर शरारतों में मसरूफ हैं और अपने कॉपीज और किताब की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो जाहिर है कि ये एनवायरनमेंट डिसरप्टिव एनवायरनमेंट है। इसके जरिए से
लर्निंग फैसिलिटेट नहीं होगी, लर्निंग हिंडर होगी, तो आपके लिए बहैसियत उस्ताद ये निहायत जरूरी है कि आप क्लास में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें विच इज फ्री ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। और ये काम दोनों कर सकते हैं। दोनों कौन? टीचर्स भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी। ज्यादा दखल अमल इसमें टीचर का है और सेकेंडरी या कम दखल अमल जो है वो मैनेजमेंट का है। देखिए, स्कूल की एनवायरनमेंट जो है, कॉलेज की एनवायरनमेंट जो है, उसकी बहुत सी टीयर्स हैं, लेवल्स हैं। हम इस वक्त सिर्फ 2 लेवल्स की बात कर रहे हैं। एक वो मैनेजमेंट लेवल जो क्लास तक महदूद है और एक वो मैनेजमेंट ऑफ लेवल जो क्लास के बाहर एक से ज्यादा क्लासेस को मैनेज कर रही है, एक से ज्यादा टीचर्स को मैनेज कर रही है। ये दोनों मिलके क्लास के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को, बच्चों की शरारतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब बच्चों की शरारतें और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कंट्रोल होंगे तो एजुकेशन प्रोसेस जो है, लर्निंग प्रोसेस जो है, सीखने का अमल जो है, वो आगे बढ़ सकेगा। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप क्लास मैनेजमेंट की तरफ बहैसियत उस्ताद खास तवज्जो दें। क्लास मैनेजमेंट के बगैर इंफॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, उनकी लर्निंग पर असरअंदाज होना, ये क्लास मैनेजमेंट के बगैर इनइफेक्टिव रहता है। बहैसियत उस्ताद आपके लिए ये जरूरी है कि आप क्लास के मैनेजमेंट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करें। अगर आप इस मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो देंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। मैनेजमेंट जो है क्लास की वो निहायत जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट भी देनी होगी। एक्स्ट्रा टाइम किस तरह कि देखें, जब आप क्लास में तशरीफ लाएं तो बच्चों को 1 या 2 या 3 या 4 मिनट सेटल डाउन होने में जरूर दें। बच्चे 2-4 मिनट 5 मिनट लगाते हैं सेटल डाउन होने में, जरूर इस बात का मौका फराहम कीजिए। ये तो हो गया एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद once they are settled down, then you have to give them extra effort. You have to tell them that class has now begun, teaching has now to take place, therefore students are expected to settle down and pay attention. ये है एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट देना जरूरी है। इससे मैनेजमेंट बेहतर होगी। मैनेजमेंट के बेहतर होने से एजुकेशन प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स का जो है वो बेहतर होगा। तो इस बात को इतना आप मामूली ना समझें। यह भी गुजारिश कर दूं कि एक दफा जब आप स्टूडेंट्स को ये बात बता देते हैं, आफ्टर हैविंग पुट इन एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट, दैट नाउ they are supposed to attend to you and the process of education, then once this posture has been inculcated, has been adopted by students, then it becomes more beneficial for students to learn. Once they can learn to manage themselves, then that habit will stay and can stay with them for the rest of their lives. And once that habit of self-management becomes a part of their life, then success in life is assured. इतनी ज्यादा अहमियत है क्लास मैनेजमेंट की। आप अगर ये समझते हैं कि क्लास मैनेजमेंट जो है
that is a time lost, then you might not be on the right track. Class management, putting in extra time and extra effort for management and bringing about discipline is not time lost. Time lost is interruptions. Time lost is disruptions. Time lost is late starts. Time lost is transition from one topic to another. ये तो टाइम लॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन bringing discipline into the class, bringing a kind of, devoting a kind of extra time and extra energy to maintain discipline in class is not time lost. ये इस बात का ख्याल रखिए. Once this is achieved, then you can be assured that students are now ready to learn. Then you can be assured that you as a teacher have improved your time management. Improved time management means better input on the part of the teacher. Improved time management means that you can achieve more in the same time period. Improved time management means students learn better. Improved time management means that the process of student education, student learning is facilitated. Improved time management means students' motivation increases. तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट को आपने खास ज़हन में रखना है. टाइम मैनेजमेंट के क्लास से रिलेटेड क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका इसका मैं आपसे गुजारिश करता हूं पहले, फिर और भी तरीके देखते हैं इसके. वन वे टू बेटर मैनेज टाइम इज एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव फॉर लर्निंग. एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ टाइम. आपके पास मिसाल के तौर पर क्लास को पढ़ाने के लिए पीर वाले दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे का टाइम पीरियड है. This 1 hour is the amount of time that you have available for teaching. This is called allocated time. Allocated time is the time that the teacher sets aside for learning and teaching. That is what is meant by allocated time. Allocated time is that the teacher makes up his mind that he is going to allot 50 minutes, 55 minutes, 45 minutes to teaching. This is called allocated time, and he sets it aside for teaching purposes. There's another time slot that you need to know about, and that is the engaged time. Engaged time refers to the actual time spent in active learning. Allocated time may be 1 hour or 55 minutes. Of those 1 hour, 60 minutes or 55 minutes, the engaged time might be, let us say, 45 minutes. The rest of the time the students are taking in getting prepared, in focusing, in preparing their pencils and copies and notebooks and books. The teacher in the meantime is preparing the lecture and writing main points of the lecture on the green or the white or the blackboard. All of that is then taken out of allocated time, but the engaged time is the time where actually learning is taking place. Do not confuse allocated time with engaged time. Allocated time is the amount of time that you have as a teacher available to you, and the engaged time is the amount of time that is spent on actual learning from that allocated time. As you must have guessed, engaged time is always less than allocated time. ज़ाहिर है
कि एलोकेटेड टाइम अगर 60 मिनट्स है तो उसमें से 2, 4, 6 मिनट प्रेपरेशन के निकाल के बाकी एंगेज टाइम रहेगा. इसलिए एंगेज टाइम एंड एलोकेटेड टाइम आर 2 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स. If you are clear about this distinction, then your class management is better. If your class management is better, your teaching improves. Students are motivated. Students can get better grades. Students can expand on their understanding. Isliye, as a teacher, you must understand your allocated time and your engaged time and must distinguish between these two. Engaged time से आगे भी अगर हम चलें तो एक और टाइम भी हम जिसको साइकोलॉजिस्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, that is the time slot that they call time on task. Time on task is the time that the learner spends on learning a specific task at hand. Allocated time is the total time. Then you have the time that you set aside, which is called engaged time. And then you have time on task. Of the engaged and the allocated time, you spend a certain time period on explaining and understanding a specific topic. And that time is called time on task. Time on task refers to a specific time period in learning a task at hand. अब उसमें देखने वाली बात यह है कि आपके allocated time और engaged time में जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे, आपके तुलबा, आपके स्टूडेंट्स लर्न ही कर रहे हों. They are learning only at the engaged time and not during the entire allocated time. Only learning when they are engaged, when they are using engaged time. तो ये भी बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि allocated time और engaged time में फर्क है, और allocated time और engaged time और time on task में भी फर्क है. Time on task refers to the actual specific learning that is taking place of a specific task. Engaged time is when the students are learning. Allocated time is when the students are supposed to learn. ये खास बातों का आप ख्याल रखिएगा. Academic learning जो है, that takes place in all of these times, that take place in allocated time, engaged time and time as task. इसको भी मद्देनजर रखते हुए ये भी ख्याल रहे कि रीसेंट रिसर्च ने जो 1-2 बातें पॉइंट आउट की है वो भी आपके गोशगुजार कर दूं. यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क्स एंड द वेरियस टाइम पीरियड्स दैट यू मे स्पेंड ऑन दोज टास्क्स. इस ज़िम्न में मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा एक रिसर्च की तरफ, और वो रिसर्च जो मिग्नानो ने अंडरटेक की है उसकी तरफ मबजूल कराना चाहूंगा. आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा. उस रिसर्च से हमें पता चल रहा है कि 1000 घंटा अगर आप क्लास का टाइम लें, अगर आप ये देखें कि 1000 घंटा क्लास टाइम में से कितना टाइम जो है वो बच्चों ने किस लिए सर्व किया है, तो इसका एनालिसिस मैग्नानो ने किया. इस रिसर्च से जो विंस्टाइन और मैग्नानो ने की है, इससे पता क्या चलता है हमें. उन्होंने ये देखा कि तकरीबन 1300 घंटे अगर क्लास टाइम लिया जाए, 1300 घंटे का क्लास टाइम अगर लिया जाए, तो उनमें से तकरीबन 100 घंटे जो हैं वो अटेंडेड टाइम पे खर्च किए जाते हैं. तकरीबन 500 घंटे जो हैं वो एक्चुअल एकेडमिक टाइम पे खर्च किए जाते हैं, और तकरीबन 400 घंटे जो हैं वो इंगेज टाइम पे खर्च किए जाते हैं, और सिर्फ 300 घंटे जो हैं वो एक्चुअल लर्निंग टाइम पे खर्च होते हैं. सिर्फ
300 घंटे 1300 में से विंस्टाइन और मैग्नेनो की रिसर्च हमें ये दिखा रही है, जिसका मतलब हुआ कि हम 1300 में से तकरीबन इस अंदाजे के मुताबिक तकरीबन महज 300 घंटे एकेडमिक लर्निंग पर खर्च कर रहे हैं। और ये भी मद्देनजर रहे बात कि ये रिसर्च पाकिस्तान या एशिया में नहीं की गई, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे की गई। यहां तो मेरा अपना यह ख्याल है कि इससे भी कम टाइम इस्तेमाल किया जाता है ऑन एक्चुअल लर्निंग टाइम। अब आप देखिए कि 1000 घंटों में से कितने घंटे जो हैं वो एक्चुअल लर्निंग टाइम पे स्पेंड हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह क्लास मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल में न लाना। अगर क्लास मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छी तरह से वाकिफ हों और स्टूडेंट्स और टीचर्स अच्छी तरह से, एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स तीनों पार्टीज अच्छी तरह से उस पे अमल पैरा हों, तो ये एक्चुअल लर्निंग टाइम जो है ये बढ़ सकता है। यूं भी समझ लीजिए कि एक्चुअल लर्निंग टाइम जो स्टूडेंट्स और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टूडेंट्स की तालीम पे सर्फ नहीं कर रहे, वो एक तरह से स्टूडेंट्स के टाइम का ज़िया है, फजूल खर्ची है। इसलिए खास ख्याल रहना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो ऐसी हो कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अपनी तवज्जो, अपना टाइम एक्चुअल लर्निंग टाइम पर इस्तेमाल कर सकें। लर्निंग टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स you as a teacher also require other things. You need to bring in discipline, and discipline, as I just pointed out to you, requires extra time. Of course, that is an essential ingredient, but at the same time, you must be aware that you shouldn't be spending too much time on management. Of course, little extra time is required, is essential. But spending too much time on simple administration and management would cut down the time on learning. Therefore, your effort as a teacher would become less sharpened, less profitable. तो आपको बहैसियत उस्ताद ये जानना जरूरी है कि टोटल घंटों में से जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है उसको लर्निंग टाइम की तरफ इस्तेमाल करें। क्लास मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। क्लास मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने से आपके पास टाइम की बचत होगी, आप ज्यादा टाइम पढ़ाई की तरफ दे सकेंगे और ज्यादा टाइम पढ़ाई पे देने की वजह से आपके स्टूडेंट्स बेहतर तौर पे इम्प्रूव कर पाएंगे। अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लास मैनेजमेंट की? कैसे क्लास मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है? एक तरीका मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का यह है कि क्लास मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को क्लियरली बता दिए जाएं। इफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर clearly in the knowledge of how the teacher intends to manage the class, then class management would improve. अगर टीचर ये कह दे, मैं एक ऐसे टीचर को जानता हूं, वो कहते हैं कि जो ही इंस्ट्रक्टर क्लास में आए वो पहले दिन क्लास में जाके अपने स्टूडेंट्स से क्लियरली कह देते हैं that soon as the instructor enters the class, the engagement
academic time begins. उससे पहले आप आपस में बेशक बात कीजिए, pencil, copies, notes exchange करना चाहें करें, but soon as the instructor enters the classroom, that is when instruction begins. Now, this is an example of clearly conveying, first clearly setting the procedure, and then clearly conveying the procedure to the students. क्या ख्याल है आपका? अगर आप ऐसा करें तो क्या आपकी क्लास मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बेहतर हो जाएगी. You tell the students that this is the beginning of instruction time. What is the beginning of instruction time? Soon as the instructor enters the classroom, that is the time when instructions will begin. Clearly stating procedures and rules is one important ingredient of time management and better learning. At the same time, if the rules are vague, if the rules are changed for different students, if the rules are not applied in a uniform, standardized manner to all students, that would upset the routine and upset the management of the class. So, first thing, rules must be clearly identified, procedures must be clearly identified, they must be conveyed, and they must be uniformly conveyed and practiced. All teachers have favorite students. All students have favorite teachers. That does not mean that the teacher and you as a teacher may allow some leeway to students who are your favorites. Not at all. That's not what it means. Class management means setting clear procedures and setting them for everyone to follow those clear procedures and rules. ये नहीं कि स्टूडेंट ए मिसबिहेव कर सकता है, देर से आ सकता है, और स्टूडेंट बी जो है उसको वक्त पर ही आना जरूरी है. नो, that's not on. That is not a very good practice. A good practice is setting procedures and rules clearly and universally for all students to follow. कुछ दो चार और बातें भी मिग्नानो और विंस्टाइन हमें बताते हैं, उन पे भी अगर हम देख लें, इनकी तहकीक काफी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो इनकी तरफ देनी चाहिए. इफ द रूल्स आर क्लियर and clearly conveyed, one example of that these authors point out is that it should be made clear to the students when the class would begin and when the attendance would be taken and how the attendance would be taken. When and how attendance would be taken is a sure sign of setting clear rules and procedures. Another clear rule and procedure is relating to student movement in the class. देखें, बच्चे हैं, students हैं, even grown-up students, it is difficult sometimes for them to keep sitting at the same place, or it is difficult for them to keep sitting in the class when they really need to leave the class. Now, that is one thing that must be clearly conveyed to the students, and that relates to management. The rules of when the students can enter and leave the class. Student movement must be clearly identified and must be clearly conveyed to the students. When the students can enter or leave. I know some teachers who allow their students to enter the class whenever they want to enter. I'm talking about college level. I know some teachers who do not allow students to enter the class once the instructor is in the class. I know some teachers who allow students to leave whenever they want to leave during the course of instruction.
And I also know some teachers who do not allow students to leave when they want to leave. Whatever rules you want to establish, you must clearly identify those rules, set those rules, convey them clearly to the students, and setting them, clarifying them, and conveying the rules and regulations as to when the students can enter or leave the classroom would improve class management. Another factor related to class management is what is called housekeeping. Housekeeping means where can students store their items of personal interest? Pencils, copies, notes, notebooks, stopwatches, instruments for dissection, all of these instruments for other answers and questions, such as geometry, such as mathematics. इसमें काफी instrumentations इस्तेमाल हो सकती हैं. Now, where and how are the students supposed to store and keep those personal items? That rule must be clearly identified, must be clearly demarcated, and must be clearly conveyed. Educational psychologists call it housekeeping. Housekeeping का ये मतलब नहीं है कि वो घर की कोई देखभाल कर रहे हैं. Housekeeping का मतलब in this particular context is the personal items of students, where are they going to be used and stored, and how are they going to be maintained. That is what is meant by housekeeping. Another management technique to improve discipline in class is related to collection and redistribution and returning of home assignments. देखिए, अक्सर टीचर्स जो हैं वो होम असाइनमेंट्स देते हैं, और अगर ये क्लियरली आइडेंटिफाइड और बताया नहीं गया स्टूडेंट्स को कि आपका किया हुआ होमवर्क जो है उसको किस वक्त कलेक्ट किया जाएगा और कैसे उसको वापस किया जाएगा, तो दैट इज नॉट ए वेरी गुड प्रैक्टिस. मैनेजमेंट वुड इम्प्रूव इफ हाउ homework assignments are to be collected and when and how they are to be returned. If that is clearly conveyed to the students, that improves class management. एक और class management का जो important ingredient है, apart from housekeeping, apart from collection of homework, apart from returning of assignments, is what is called student टीचर इंटरैक्शन. देखिए, जब एक टीचर पढ़ा रहा है, कोई बात एक्सप्लेन कर रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आमतौर पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं आमतौर पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो जो ही उनके जहन में कुछ सवाल आता है वो सवाल पूछ लेते हैं. क्या एक उस्ताद की हैसियत से आप ये अलाउ करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका इंटरैक्शन स्टूडेंट डिटरमिन करें एट व्हाट टाइम द इंटरैक्शन विल टेक प्लेस? वेल, दैट इज टू बी अंडरस्टूड. द इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स must be clearly identified. The rules for that interaction between students and teachers must be clearly stated. Those rules of interaction between students and teachers must be adhered to both by the teacher and the students. ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जब चाहे सवाल पूछ ले, स्टूडेंट जब चाहे इंटरप्ट कर ले. ऐसा भी नहीं है कि टीचर जब चाहे रुक जाए और टीचर जब चाहे बोलना शुरू कर दे. These rules of interaction between teachers and students must be clearly stated and must be clearly conveyed to the students. ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि इंटरैक्शन जो है वो क्लियरली स्पेल्ड आउट होना चाहिए. स्टूडेंट टीचर की टॉक और स्टूडेंट्स की आपस में टॉक, ये भी, इसका भी एक प्रोसीजर है और ये भी क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए और इसको कन्वे होना चाहिए. So class management is related
also to these factors, that is, how home assignments are to be collected, how personal items are to be stored, how students may address the teachers, how students may interact with the teachers, what are the various procedures that students may adopt to interrupt a lecture when a teacher is giving the lecture. Should he or she ask a question, or should he or he raise the hand and then wait for the teacher? हम ऐसे टीचर्स को भी जानते हैं जो स्टूडेंट्स को सवाल पूछने से एनकरेज करते हैं by letting them ask questions whenever the question comes into their mind, regardless of what the teacher is saying. हम ऐसे टीचर्स को भी जानते हैं who discourage such practice. They encourage, on the other hand, that students ask questions, but only by showing hand, and then wait for the teacher to invite the student to ask the question. The students are not at freedom to ask the question whenever they want to. They have to wait for the teacher to give them time and invite them to ask the question. It is up to you. Educational psychologists clarify the point that what you need to do is that you need to set rules clearly, unambiguously, and convey those rules to the students clearly, unambiguously, and those rules must be adhered to in a standardized manner. In a standardized manner means that those rules of conduct of class, conduct of interaction between teacher and student is applicable today to student A, B, C, D, and F, all of them, and that it is applicable to today, tomorrow, day after, and day after. अगर उन रूल्स में कोई तब्दीली करना टीचर चाहता है तो फिर उन रूल्स को दोबारा स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करे और उसमें तब्दीली को एक्सप्लेन करे. अदरवाइज, once the rules are clearly identified and conveyed, then it is expected that the teacher remains tied to those rules, acts upon those rules. एक दो बातें और भी इस ज़िम्न में करनी जरूरी हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी क्लास को बेहतर तौर से मैनेज कर सकें तो आपको क्या करना होगा. हमने अभी आपको थियरी बताई, अब उस थियरी के बेसिस पे कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस कर लें और आपको बताएं. 1. Decide and convey to students how they are expected or how to enter the class and how they are expected to leave the class. Clearly decide and clearly convey this behavioral expectation to your students. Another basis of determining class management in the view of what we have talked about, determine the procedure. Determine the procedure to keep personal items of students at particular places, desks or cupboards or wherever. Determine that procedure, explain that procedure to the students. ये भी बात आपके मद्देनजर रहनी चाहिए कि सिर्फ प्रोसीजर डिटरमिन करना काफी नहीं है, आपको वो प्रोसीजर स्टूडेंट्स को भी कन्वे करना चाहिए और न सिर्फ डिटरमिन करना चाहिए और न सिर्फ कन्वे करना चाहिए बल्कि उस प्रोसीजर को के प्रैक्टिस को मॉनिटर भी करना चाहिए. उस्ताद की हैसियत से आप उनके एक मॉनिटर भी हैं. मॉनिटर से मुराद ये है somebody who is supervising, somebody who is taking a bird's eye view and making sure, ensuring that the procedures that have been determined, the procedures that have been conveyed are adhered to. वो प्रोसीजर जो आपने तय किए हैं
बच्चों के डिसिप्लिन के लिए वो तय भी होने चाहिए, उन तक पहुंचने भी चाहिए और मॉनिटर भी होने चाहिए। मॉनिटर कौन करेगा? आप कीजिए एज ए टीचर। एक और तरीका क्लास मैनेजमेंट का जो अभी हम थियोरी पढ़ के आए हैं, उसमें मोर क्लियरली कन्वेड फोकस्ड मेथड वुड बी दैट एस्टैब्लिश ए सिग्नल कि अब टीचिंग किस वक्त शुरू होने वाली है। हम ऐसे स्टूडेंट टीचर्स को जानते हैं जो क्लास में आने के बाद 2, 3, 4 मिनट स्टूडेंट से खुशगपियों में गुजारते हैं। लेट देम रिलैक्स, लेट द टीचर गेट familiar with students, let them interact with each other. Once those initial minutes are over, once students and teachers have interacted for a couple, maybe more than a couple of minutes, then the teacher signals the students, now is the time to start teaching. It's a bad practice and not a very good practice if that signal is not clearly given. In order to maintain better discipline, it is a good idea to give a few minutes, a couple of minutes for students to settle down soon as you enter, soon as you want to begin your lesson. It's a good idea to let them settle. They are young spirits. They are full of energy. They are full of creativity. Certainly give them that time for energy and creativity. But once that time period in your mind is clearly identified, then give them a signal that this is now the time when learning is going to take place. उस सिग्नल को देने के बहुत से तरीके हो सकते हैं. आप ये कह सकते हैं, okay children, open your books to page 45, 129. Here is a little riddle for you. Here is a little question for you. I am going to write the question on the board and I want you to answer that question. Now, these are all signals of the procedure that now teaching has begun. तो ये क्लियर सिग्नल अगर आप स्टूडेंट्स को देंगे, अगर उन तक ये क्लियर सिग्नल पहुंचेगा, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, वो इधर उधर अपनी तवज्जो को ना जाने दें और फोकस करें अपनी अटेंशन को. एक और जो अभी थियोरी का हमने जिक्र किया, उसको अप्लाई करते हुए एक और तरीका भी आप स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज टू allow a procedure for students to make questions and comments. Learning can be a two-way process. Learning is a two-way process in the classroom. किस तरह से टीचर कुछ पढ़ाता है, स्टूडेंट्स उसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं. Now the teacher does not know why the student is confused. The teacher does not know the limit of confusion. The teacher does not know the nature of confusion. It is the duty of the teacher to get to know that, and that is how education becomes a two-way process. The student enlightens the teacher, teaches the teacher about his confusion, about his lack of understanding, about his not being able to fully grasp what the teacher has said. अगर ये प्रोसेस टू वे है तो फिर तो लर्निंग बेहतर होगी, और अगर ये प्रोसेस टू वे नहीं है तो स्टूडेंट्स की लर्निंग वुड बी हैपहैजर्ड. एक दफा फिर मैं गुजारिश कर दूं, लर्निंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज ए टू वे प्रोसेस. हाउ? The topic at hand is to be explained by the teacher, but the confusion that the student is feeling about the topic at hand, the teacher does not know about that confusion. In order for the teacher to know about that confusion, the students need to be given a time to convey that confusion to the teacher.
and that would facilitate learning. Once the standard, the procedure for comments, questions are set by the teacher, that would improve class management. Class management can be improved when procedures are set by teachers for students to ask questions, to make comments, to convey students' own confusion, students' own point of view to the teachers. That is, when you set that time period, when you convey that procedure, when you convey that time period to the students, that is the beginning of, that is another element of better class management. अभी हमने होम असाइनमेंट्स के बारे में भी आपसे जिक्र किया था. Class management is also related to assignments being given, assignments being collected, assignments being marked, and assignments being returned to the students. ये भी एक पूरा सिस्टम है. अगर टीचर इस सिस्टम को भी क्लियरली आइडेंटिफाई कर दे, क्लियरली स्टूडेंट्स को बता दे कि इस वक्त क्लास असाइनमेंट्स कलेक्ट होंगी, ऐसे मार्क की जाएंगी, ऐसे रिटर्न की जाएंगी और ऐसे उनके नोट डाउन, उनकी असेसमेंट की जाएगी, नोट डाउन किया जाएगा. I know of a teacher who has adopted a very novel and an interesting method of doing that. Let me explain that to you. Suppose a teacher comes to a class and gives a quiz. एक छोटा सा मिनी इम्तिहान. हम आपकी क्लास 8 की, क्लास 9, क्लास 10 में एक हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया और अगले दिन हमने स्टूडेंट से कहा कि आपका क्विज होगा. स्टूडेंट टीचर अगले दिन क्लास में तशरीफ लाए और उन्होंने उस बच्चों को क्विज दिया और फिर जब बच्चों ने उस टाइम पीरियड में वो क्विज कर लिया, allotted time period, let us say 10 minutes or 15 minutes, then what that teacher does is, which in an interesting way, he gets the students to exchange their answer sheets with each other. He gets student A to exchange his answer sheet with student X, and student X to exchange his answer sheet with student B, with student gets the student B to exchange his answer sheet with student Y, and so on and so forth. यानी वो आंसर शीट्स को उसी क्लासरूम में उन्हीं स्टूडेंट्स के जरिए से डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं ताकि उसकी मार्किंग की जा सके. अब हर स्टूडेंट के पास एक आंसर शीट असाइनमेंट तो है, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं है. Then the teacher writes the correct answer on the board and says, okay, you mark the assignment. Once the assignment has been marked as right or wrong, then return the assignment to whoever it belongs to the actual examinee. अब स्टूडेंट ए को मार्क्ड असाइनमेंट वापस मिल गई, मार्क्ड बाय लेटर से स्टूडेंट एक्स with the correct answer written on the board in front of him. And now the student can see whether he has done well or badly. And this is one way of assigning the assignments of quizzes and marking the quizzes by involving the students. Remember, last time, in the last lecture, we talked about motivation being helped if students themselves are involved in assessments. And this is one way that I've explained to you that this teacher involves students in getting the assignment marked and conveyed to the person concerned. अब अगर किसी स्टूडेंट को अपनी determined marks पे कोई problem है, then of course the teacher can always correct it. The teacher can take the assignment from the student who is not clearly understood why has he been given so many marks, and reads it himself, compares the answer that the student has written on the assignment with the answer that is written on the board, and if there is a problem, then that problem can be removed
and that is a way of marking assignment. Now, determining assignments and how they are to be collected, how they are to be marked, and how they are to be returned, if that procedure is completely identified, made transparent, made understood by the students, that would improve class management. Improved class management improves student motivation. Improved class management improves learning. Improved class management brings discipline to the class. Without discipline, education, learning becomes a difficult process. The first and the major requirement in learning, particularly in a classroom situation, is discipline. देखिए, discipline के बगैर कोई achievement possible ही नहीं है. कोई achievement possible ही नहीं है. Self-discipline, discipline of groups, discipline of classes, discipline of one's work, उसके बगैर कोई चीज possible नहीं है. And collection of homework, assignment of homework, marking of homework, giving back of those assignments, all of these, if they are carried out under a certain discipline, that would facilitate learning process, because that would help manage the class. Those teachers who can clearly set routines and procedures improve class management, and those teachers who can improve class management facilitate learning and teaching. Keep these facts in mind. Until next time, Khuda Hafiz.